हेलो गाइस, की हाल चाल। आज हम कुछ लोगों के डाउट से उसको सॉल्व करने वाले हैं बेसिकली, और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को इस क्लास में। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। और चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। अब देखो, इस क्वेश्चन में बोल रखा है द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज 15,000। ही यूज टू स्पेंड ऑन थ्री हेड्स: पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंसेस, टैक्सेस, फिलंथ्रॉफी एंड इनकम। यहाँ पे बेसिकली पता क्या होगा, इनकम कुछ मिसिंग है। टी was 20% of E and P was 15% of T. When his salary got raised by 40%, he maintained the average level of E, but T become 30% of E and P become 20% of T. By what percent is the new saving more or less than the earlier saving? Correct up to 1 decimal. देखो बेसिकली क्या है, इनकम है। तो यार ये इनकम है, फिर इसका क्या है, एक्सपेंसेस है, फिर टैक्स है, फिर फिलंथ्रॉफी है, और लास्ट में बचेगा सेविंग। ये है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इनकम 100 था, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मिसिंग है कि जो एक्सपेंसेस है 50% है, तो इसका 50% क्या हो जाएगा, 50। और जो टी है बेसिकली, एंड द इनकम टी वॉज 20% ऑफ, और ये 20% है, इसका 20% यानी 10, और ये कितना है 40% यानी 1/4। तो बेसिकली ये कितना आ गया देखो, 50, 60, 61.4 यानी 38.6। बेसिकली ये आ गया सेविंग। अब बोल रखा है कि 40% उसके इनकम में इंक्रीमेंट हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 140। और जो एक्सपेंसेस है वो सेम रहता है, मतलब 50% यानी ये 70 आ जाएगा। और उसके बाद बोल रखा है कि जो टी बिकम है 30% ऑफ ई, इसका 30% यानी 21 हो जाएगा। और पी जो है 20% ऑफ टी, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 4.2। अब देखो इनको ऐड करो कितना हो जा रहा है, 70, 91, 95.2 यानी कितना हो गया 545, यानी ये आ जाएगा 44.8। अब मुझे देख बताना है कि सेविंग में कितना इंक्रीमेंट हुआ। देखो बेसिकली कितना इंक्रीमेंट हुआ। एक चीज़ तो मिसिंग हो गया मेरे से, कुछ क्या बोल रखा है। अच्छा 15% है, बेसिकली ये 15% है, 14 लगा दिया था मैं, 15% है, तो ये 5 आ जाएगा। अब देखो ये कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 0.3, 6.3 किसके रिस्पेक्ट में, 38.5 इंटू 100। मेरे को ये सॉल्व करना है। देखो अगर मैं 7 से काटा तो 9 बारी में जाएगा, 7 से काटा तो 5 बारी में, 5 बारी में, फिर इसको 5 से काटा तो ये 20 बारी में, और 5 से काटा तो 11 बारी में। तो कितना आ गया 180/11। तो ये सॉल्व करना है। देखो 11 एकम 11, बचेगा 7, 11 छिक्का 66, 16 पॉइंट करके कुछ आएगा, वही आंसर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन, और रिपीटली इस क्वेश्चन मतलब ये इस फ्रेम पे क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये मैं बोल के रखा था। इस पे बहुत अच्छा लेवल का एक क्वेश्चन आया था। इसमें बेसिकली एक्स पूछ दिया है ना, मतलब बेसिकली डीवी की लंबाई पूछा है, एक्स निकालना पड़ेगा। उसमें एक्स के 2 मान निकले थे, अभी सीएचएसएल में आया, और उसका स्क्वायर का सम बताना था बेसिकली। अब देखो बोल रखा है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी डी सी के समांतर है, और इसके विकर्ण पर प्रक्षेद करते हैं। ए पी इक्वल टू दे रखा है, पी सी इक्वल टू दे रखा है, बी पी इक्वल टू दे रखा है, पी डी इक्वल टू दे रखा है, डीबी की लंबाई बतानी है। देखो ये ए हो गया, ए बी ट्रेपेजियम ना, ये सी डी, ये पहला है बेसिकली। और जब इसके विकर्ण मतलब ये मीट करेंगे, पी पे मीट करते हैं, और हमें दे रखा है ए पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3x-1, और बी पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2x+1, और पी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है पी डी ये 6x-5, और मुझे दे रखा है पी सी की वैल्यू कितनी है 5x-3 ये दे रखा है। अब देखो जब दो पैरेलल लाइन होता है, ठीक है, वैसे तो इसमें सिमिलरिटी वाला केस है, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब यहाँ से ऐसे मीट करोगे, या जिसको कहते हैं जेड बनता है, तो जब पैरेलल होता है तो जो एंगल ये होता है वही एंगल ये होता है ना। ये समझ में आ गया। तो अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, बात समझ में आ रही, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा,
अब मुझे देखो ये सिमिलरिटी लग जाएगी इसमें, देखो इसके सामने कौन सी भुजा है 6x माइनस 5, ये वाले ट्राइंगल पे, ठीक है, और ये वाले ट्राइंगल में सिंगल वाले के सामने क्या है 2x प्लस 1, और ये डबल एंगल के सामने क्या है 5x माइनस 3, और नीचे कितना हो जाएगा डबल के सामने, ये हो जाएगा 3x माइनस 1। अब मुझे ये सॉल्व करना है। देखो अगर मैं एग्जाम में करता हूँ तो ये इससे क्वेश्चन होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल, मतलब होगा बट काफ़ी मैक्सिमम टाइम लेगा। तो मैं इसमें दूसरा अप्रोच लगाता हूँ। देखो मेरे को पूछा क्या है डीबी की लंबाई, डीबी की लंबाई मतलब ये पूरा पूछा है, तो बेसिकली ये कितना है 8x माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ पे देखो 10 दे रखा है, अगर मैं यहाँ 10 लेता हूँ डीबी की वैल्यू तो ये 14 होता है, जो कि 8 से नहीं कटेगा, तो मैं ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। 16 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 16 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.5, मतलब 2.5। इसको मैं ले सकता हूँ बट मैं एग्जैक्ट नंबर लेना प्रेफर करूंगा, तो इसको अभी मैं पेंडिंग में रखूंगा। अगर मैं 14 रखता हूँ, देखो 14 रखा तो ये 18 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। अगर मैं 12 रखता हूँ तो 16, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब यहाँ पे ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, देखो x की वैल्यू 2 रखा, 12 में से 5 गया 7, और नीचे बन जाएगा 5। यहाँ भी देखो 10 में से 3 गया 7, और 6 में से 1 गया कितना 5, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। मेरा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ये अप्रोच करना है, पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना, इसको गुणा करो फिर एक्स की वैल्यू निकालो, और यही से सेम क्वेश्चन आया था, बस उसमें एक्स का दो वैल्यू निकल रहा था, उसका स्क्वायर का सम पूछ दिया। अब बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन था, उसी पे डेप्थ में जा रहा है, वही पी वाई की दे रहा है, ठीक है, तो इस बेसिस पे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो इसमें बोल रखा है जेड बड़ा है या फिर बराबर है, दोनों चीजें बड़ा बराबर आर से। देखो जेड कहाँ पे है, ये है, आर कहाँ पे है, ये है, देखो ये अपोजिट साइन दिख रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जेड इक्वल टू सी, देखो और जेड और सी को देखो, बेसिकली ये यहाँ पे है, देखो जेड ऐसे होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है जेड सी से बड़ा भी है और बराबर भी है। अगर दोनों ऑप्शन में दिया होता ना ये, तो ईदर वन या ईदर टू होता, ठीक है, और ये एसएससी दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था मेंस पे, ठीक है, तो ये रिमेंबर करना। बट इसको बैंकिंग के तरीके से समझ जाना, बैंकिंग अलग मानता है, एसएससी अलग मानता है इसमें, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए, बाकी तो नहीं होगा, ठीक है, ये कट जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो स्टेटमेंट दे रखा है द एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू द कोर्स इज अ मिनिमम 80% मार्क्स इन द 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम, हाउएवर, हालांकि स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड फॉर द 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम दिस ईयर कैन आल्सो अप्लाई। पहली चीज तो बोल रखा है, देखो एक चीज याद रखना, इसमें अपना माइंड नहीं लगाना है, अपना बुद्धि नहीं लगाना है, कुछ भी बोले जा रहे हो, मतलब अपना इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है, ठीक है, इमोशनल नहीं होना है। इसमें जो स्टेटमेंट दे रहा है उसको ट्रू मानो, 100% ट्रू मानो, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट निकालो, ठीक है, पहला चीज ये करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं लगाना। देखो अब बोल रखा है कि जो 80% से, मतलब एक क्राइटेरिया सेट करके रखा है, 80% से नीचे आएगा तो एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, किसी कोर्स पे, और वो भी 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम पे, ठीक है। पहला बोल रखा है नंबर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द कोर्स, हाँ कर सकते हैं। देखो इससे एक निष्कर्ष ये निकलता है कि कर सकते हैं इफ उनका 10th में 80% आया हो, तो ये तो सही होना चाहिए। दूसरा बोला है स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड फॉर 10th स्टैंडर्ड एग्जाम विल गेट एडमिशन ओनली इफ दे स्कोर 80% या मोर देन इन देयर एग्जाम, ठीक है, बेसिकली तो ये तो बिल्कुल सही है, सेम स्टेटमेंट उठा के रख दिया, तो इसका दोनों होना चाहिए, बोथ 1 और 2 दोनों होना चाहिए। बेसिकली एक बार कंफर्म करना ये दिया था कि नहीं दिया था, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये तो कंफर्म श्योर है, बट इसमें भी श्योर होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे क्राइटेरिया तो बताया नहीं है ना, 10th का बताया है सिर्फ, तो ये होना चाहिए था, ये भी सही होगा, बट एक बार कंफर्म कर देना मेरे को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्टेटमेंट कहाँ गया, अच्छा ये सुरेश हैज स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग क्रिटिकल रीजनिंग after hearing about Ramesh's incredible result in the competitive exam. Which of the following can be inferred from the given statement? An inference is something which is not directly stated, but which of the following can be inferred from the given statement, है ना, ये बताना है, ठीक है। Can be derived from the given facts information in the statement। देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पहला बोला है रमेश
रमेश हैज स्कोर मोस्ट ऑफ द मार्क्स इन द क्रिटिकल रीजनिंग। देखो अगर उसका सिलेक्शन हुआ है तो मार्क्स तो लाया होगा ना, एक पॉजिटिव बात है, तो ये तो सही होगा, पॉजिटिव बात है, पहला सही होगा, तभी ना उसका सिलेक्शन हुआ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जाम कंस्टिट्यूट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन। हाँ ये भी सही है, क्योंकि सुरेश तभी ना उस चीज़ को प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया क्रिटिकल रीजनिंग को, अदरवाइज क्यों करता अगर कम नंबर के आते तो ये इन्फ्लुएंस को एकदम ना स्टेटमेंट बेस से करना है, तो इसका भी होना चाहिए बोथ एंड 1 और 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये वर्ड दे रखा है, इसमें हम बताना कितना बन सकते हैं। देखो इससे कितना बन सकता है, बोर बन सकता है पहला, और रोब बनेगा। रोब क्या बोलते हैं बेसिकली, गाउन जो लड़कियां वुमेन पहनती हैं। तो ये दो शब्द बनने चाहिए इस बार, इसका भी कंफर्म करना क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। TUKS, इसका इसका क्या बनेगा, टस्क बनेगा, टस्क, टस्क मतलब दांत, बेसिकली ये बनेगा, एक ही वर्ड बनना चाहिए, एक ही वर्ड बनना चाहिए, हाँ बिल्कुल। पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो मेरे को साइन ए की वैल्यू दे रखी है, मेरे को साइन 3A की वैल्यू। अब देखो साइन 3A का डायरेक्टली फॉर्मूला है, अब इसको याद कैसे करना है। देखो 3A का फॉर्मूला कैसे याद करना है, 3 है ना, तो 3 साइन ए, मैं ए नहीं लिखूंगा ठीक है, माइनस, अब 3 से ज़्यादा एक ज़्यादा 4, और 3 है तो इसका क्यूब, साइन क्यूब है, ये निकालना है, ये रखना है ठीक है। अब यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, देखो 3 × 4/5 -4 अब देखो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 64/125 ये होगा। लास्ट में तो 125 आएगा ही नीचे, मतलब तो 125 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कट गया, बचे दो ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे मैं 125 बनाने के लिए 25 का गुणा करूंगा, 25 × 12 कितना होता है 300, और 64 × 4 कितना हो जाता है 256, यानी 44 आएगा, 64 तो आएगा नहीं, तो ये भी कट गया, ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये काफी प्यारा क्वेश्चन है, आई थिंक ये CHSL 2022 के मेंस में आया था ठीक है। A cube of side 5 centimeter has been assembled using 125 cubes, each of 1 centimeter is. One cube is removed from the middle of each of the faces of the cube. What is the surface area of remaining solid? देखो समझना बात को, एक बड़ा क्यूब था 5 सेंटीमीटर का, तो इसका वैल्यूम कितना हो जाएगा 125, इससे कितना बनाएगा 125 स्मॉल क्यूब, और उनका रेडियस मतलब बेसिकली उनका साइड कितना दे रखा है 1, ये मतलब नहीं दे रखा है ठीक है, एज दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी साइड आ जाएगी 1 आ जाएगी, बेसिकली आ गया। अब सुनना क्या किया इसने, बहुत ध्यान से समझना। और ये ऐसे बनेगा ठीक है, ये क्यूब ही है भाई, एक्स्ट्रा मत दिमाग लगाना कि ये क्यूबॉइड बन गया ठीक है। अब देखो ऐसे बनाया इसने, एक एक सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर हाँ, एक एक सेंटीमीटर का ऐसे बनाया। अब ये बोल रहा है मिडिल से, जो ये मिडिल है ये एक वन फेस है ना, ये याद रखना, ये वन फेस है, एक साइड का फेस है, यहाँ से ये वाले को निकाल दिया ठीक है। अब देखो ये पूरा होता तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता, 6A², A² यानी 5 के स्क्वायर कितना 25। अब इसमें जब ये वाला पार्ट निकालोगे तो ये गड्ढे टाइप का बनेगा, तो एक ये फेस बनेगा, एक ये फेस बनेगा, एक ये फेस बनेगा, ये एक ये फेस बनेगा, समझ में आया। और जो ये वाला फेस है नीचे वाला जो निकलेगा गड्ढा टाइप का, ये ऊपर का मैं चाहे घटा दूं चाहे इसको ऐड कर दूं, बात तो इक्वल है ना, तो ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों, तो मैं इसको हटाता नहीं हूँ, तो बेसिकली कितने फेस बनेंगे 1 2 3 4, और ऐसे कितने बनेंगे, देखो टोटल कितना है, कितने होते हैं फेस टोटल 6, और ये 4 बनेगा, और इसका मतलब बेसिकली कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर का, तो 1, इसमें 24 ऐड करना है, 150 में 24 ऐड करो कितना आ जाएगा 174। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। इन ग्रेड 11 ऑफ स्कूल 20 स्टूडेंट ऑप्ट फॉर फिजिक्स, मतलब सॉरी 40 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट ने फिजिक्स लिया, 17 ने बायोलॉजी लिया, 20 ने केमिस्ट्री लिया। इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड 11 वॉज 60, मतलब टोटल कितने थे 60 लोग थे, उसमें से 40 ने फिजिक्स ले लिया, 70 ने बायोलॉजी ले लिया, 20 ने केमिस्ट्री ले लिया ठीक है। All of these students opt for the at least one of the 3 subjects mentioned here ठीक है। Exactly 5 of these students opt for all these 3 subjects, मतलब जो 5 ऐसे थे
जो तीनों लिए, मतलब उन्होंने तीनों लिया। What is the probability that a randomly selected student of grade 11 of this school would have opt for exactly one of these three subjects? One of these three subjects, ये निकालना है, ठीक है। मतलब मेरे को बेसिकली ये बताना है कि इनमें से कितने ऐसे बच्चे थे या स्टूडेंट थे जिन्होंने एक सब्जेक्ट को लिया, केवल एक सब्जेक्ट को लिया। अब बात समझना बहुत कायदे से। 40 ने, देखो 40 ने अगर फिजिक्स लिया तो इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो फिजिक्स केमिस्ट्री लिए होंगे, या तीनों लिए होंगे, या दो सब्जेक्ट लिए होंगे, या थ्री सब्जेक्ट लिए होंगे। और 20 ऐसे हैं जो ये भी ऐसे ऐसे ही होंगे। और कितना दिया था? 17। ये टोटल कितना हो गया? देखो ये कितना हो गया, 60 67, 60 67 नहीं 77, 77 हो गए। जो कि इसमें से 5 घटाना पड़ेगा, क्योंकि इनमें तो 5 होंगे ना, वो तीनों लिए होंगे, तो 5 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 72। ये ऐसे स्टूडेंट होंगे, ये टोटल स्टूडेंट होंगे। और लेकिन अपन को तो दे रखा है 60, ठीक है। तो अगर इसमें से कितना डिफरेंस है? देखो बेसिकली 12 का डिफरेंस है। ये 12 का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि यही बच्चे ऐसे होंगे जो 2 या 3 सब्जेक्ट लिए होंगे, ठीक है, 2 या 3 सब्जेक्ट लिए होंगे। तो हमारे पास टोटल था 60, 60 में से 2 या 3 वाला घटा देंगे तो हमारा 1 वाला निकल जाएगा। जब इसमें से हम 12 घटाते हैं तो कितना आ गया? 48 आ गया। यही होंगे कि जो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट लिए होंगे, चाहे वो केमिस्ट्री के लिए होंगे, चाहे फिजिक्स के लिए होंगे, चाहे बायोलॉजी के लिए होंगे। अब हमें तो यही प्रोबेबिलिटी बताना है ना। तो देखो कितने ऐसे, मतलब कितने ऐसे हैं? 48 हैं। टोटल कितने में है? 60 में है। यही तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितना है, 80% के समथिंग। 80% को क्या लिखा है? 0.0880 ये लिखा है। तो कुछ करना नहीं था, मतलब बेसिकली इसको लॉजिकली समझना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन जिसमें बोल रखा है, इफ सम ऑफ रेडी एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल आर इक्वल। देखो इसमें 3 केस बनते हैं। पहला केस ये, और चलो चलो इंसर्ट ये नहीं बनाना था, ये वाला पहले बता ही देता हूँ। ये टच करते हैं, जब टच करते हैं ना तो देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर ए बी होगा, ये R1 है, ये R2 है, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू ए बी की डिस्टेंस, मतलब इनका डिस्टेंस इक्वल होता है। ये कब होता है? जब एक दूसरे को टच करते हैं। जब एक दूसरे से ज़्यादा होते हैं तो इसमें कॉमन सेंस लगाना, ए बी की जो डिस्टेंस होगी ये लॉन्ग होगी एज कम्पेयर टू, ये R1 है, ये R2 है रेडियस। तब इस कंडीशन में क्या होता है? ए बी बड़ा होता है R1 प्लस R2 से। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या होता है? जब बीच से इंटरसेक्ट करते हैं, जब इंटरसेक्ट करेंगे, मान लो ये सेंटर है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये ए हो गया, ये बी होगा। अब देखो इसमें बात समझना, ठीक है। इसमें क्या होगा? ए बी छोटा होगा क्योंकि R1 R2 ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। R1 प्लस R2 ये ज़्यादा बड़ा होगा। ये कब होता है? जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो डायरेक्टली स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन आ ही रहा है मेंस पे, स्टेटमेंट वाइज पे। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, ये याद रखना, ये याद रखना और ये याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन जो दे रखा है, एक सेक्टर ऑफ रेडियस ऑफ 10.5 सेंटीमीटर विथ सेंट्रल एंगल 120 डिग्री is folded to form a cone by joining the two bounding radii of sector. What is the value of the cone of cone जो बना उसका हमें वैल्यू बताना है, ठीक है। अब समझना बात को बहुत कायदे से। ये ये था 120 डिग्री का, ठीक है, और ये कितना दे रखा है? 10.5, ठीक है। अब देखो यही चीज ये जो बना है, जब यहाँ से आप कोण बनाओगे ऐसे, मान लो बाई चांस कौन है, बाई चांस, ठीक है। तो ये जो स्लैंट हाइट है यही तो होगा 10.5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? किस बटे दो पॉइंट में हटाने के लिए, ठीक है। अब मेरे को बेसिकली क्या निकालना है? देखो ये निकलेगा, यही चीज तो बनेगा क्या? इसका सरकमफेरेंस ये बनेगा, ये चीज। तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो वो टोटल होता, हाँ हाँ, टोटल होता तो कितना होता? 360 डिग्री होता अगर पूरा सर्कल होता तो। लेकिन 120 डिग्री है, इसका मतलब 1/3 है, 1/3 ऑफ। अब देखो 1/3 है, टोटल होता, रेडियस कितना दे रखा है? 10.5। 10 देखो 7 होता है तो मैं डायरेक्टली क्या होता है, ये चाप की लंबाई 44 होता है। लेकिन यहाँ 10.5 दिया है, मतलब इसका 1.5 गुना, तो इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 66। तो जब मैं यहाँ से निकालूंगी कितना आ जाएगा? 22। यही तो होगा ये वाला, ये 22 है सरकमफेरेंस। तो देखो 22 कब होता है? देखो 7 होता है तो 44 होता है,
लेकिन जब 22 है मतलब इसका आधा है, यानी इसका रेडियस कितना आ जाएगा 3.5। बेसिकली ये कितना आ गया 3.5 की क्या लिख सकता हूँ 7/2। अब मेरे को यहाँ से वैल्यूम निकालने के लिए हाइट निकालना पड़ेगा। तो देखो 7/2 से काटा तो ये 3 बारी में जाएगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया यानी 2√2। ये बेसिकली 2√2 और 7/2 से डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 7√2। अब मेरे को डायरेक्टली रखना है, पुट करना है 1/3। अच्छा पाई रहने दिया है, पाई 7/2 का होल स्क्वायर इंटू 7√2, ये सॉल्व करना है। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 यानी लास्ट नीचे तो 12 आएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों में से आंसर है। अब देखो √3 तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे √2 है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। पूरा सॉल्व नहीं करना है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसमें बहुत सारे बच्चे लैग करेंगे, है ना, तो इसको हमें लैग नहीं करना है, हमें देखो दिमाग से खेलना है। देखो इसमें हमें क्या दिख रहा है ऑप्शन में, साइन कॉस कॉसेक और सेक दे रखा है। इसका मतलब मेरे को इसको साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। अब देखो मैं ये क्या है साइन प्लस कॉस है, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ध्यान दो, ये वन प्लस साइन है, ठीक है, वन प्लस साइन अपॉन कॉस है। तो वन प्लस साइन वन माइनस साइन क्या बनेगा कॉस स्क्वायर बनेगा, ये डायरेक्टली वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा। और ये क्या बनेगा साइन प्लस कॉस, पूरा लिखूंगा नहीं मैं, और नीचे क्या बनेगा इसका कॉस, ये जाएगा वन अपॉन कॉस और इसका कॉस आएगा तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो इससे कट गया, नीचे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ये क्या बनेगा बेसिकली, ये बनेगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं लिखता हूँ, समझा देता हूँ। ये बनेगा कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस प्लस ये कॉस, और ये बनेगा साइन प्लस कॉस और नीचे बनेगा साइन, ठीक है। ये करना है, ये सॉल्व करना है। देखो साइन प्लस कॉस यहाँ से कॉमन लूंगा तो ये इससे कट जाएगा, ये बनेगा क्या देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा कॉस साइन, तो ये कॉस साइन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये करना था, पूरा लिखना नहीं है, एक एक करके। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी किसमें दे रखा है देखो कॉस 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 सेक कॉट, तो मेरे को भी ये चेंज करना पड़ेगा। देखो मैं ये इसको क्या लिख सकता हूँ, अभी किए थे हम, इसको लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो देखो एक बार बनेगा तो कॉस स्क्वायर बनेगा, फिर एक बार बनेगा तो कॉस स्क्वायर बनेगा, और नीचे क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, ये बनेगा कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटा, ये क्या बन जाता है कॉट स्क्वायर। कुछ नहीं किया, बस मैं इतना ही करना था, पूरा नहीं करना है, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये यहीं तक था, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच।